पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर आज यूपी सरकार अपने गेम चेंजर प्लान फूड सिक्योरिटी बिल को पारित कराने का मन बना चुकी है। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा कर एक ही दिन में पारित कराने के लिए सरकार के मंत्रियों ने पूरी कमर कस ली है। लिहाजा आज लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर सोनिया गांधी से ही इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। वहीं बीजेपी की ओर से मुरली मनोहर जोशी इस बिल पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हालांकि हंगामे के बीच मौजूदा सत्र में इस बिल पर चर्चा की कोशिशें की गई थी, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। दरअसल कांग्रेस इस बिल को लोकसभा से पारित कराकर मिशन 2014 में इसका क्रेडिट लेना चाहती है। सरकार आज लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पारित कराने की कोशिश करेगी। लिहाजा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन जुटाने के लिहाज से पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह से संपर्क साधा और कहा कि सरकार उचित संशोधन के लिए तैयार है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के साथ सोमवार शाम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद एसपी के मुख्य सचेतक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर पार्टी का रुख तय करने के लिए आज सुबह एसपी संसदीय दल की बैठक होगी। यूपी सरकार में समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे रही है। मुलायम ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करने का वायदा करे और उन्हें उनके उत्पादन का लाभ मिले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी बिल को लागू करने के मद्देनजर संबंध मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। ये बैठक विधेयक पर विपक्ष के सुझाए अनेक संशोधनों के मुद्दे पर विचार करने की बुलाई गई थी। इस बैठक में खाद्य मंत्री केवी थॉमस, महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने बैठक के बाद कहा कि पार्टियों को सुझाए अनेक संशोधनों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कौन से संशोधनों को मंजूर किया जा सकता है ताकि विधेयक को आसानी से पारित कराया जा सके, इस पर सलाह मशविरा हुआ। अभी हम विचार कर रहे हैं कि कई जो संशोधन किए हैं विभिन्न दलों ने, उस पर विचार हुआ कि कौन सा हम स्वीकार कर सके। दिल्ली सरकार तालकटोरा स्टेडियम में आज यूपी के गेम चेंजर प्लान फूड गारंटी योजना को अमली जामा पहनाने जा रही है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है। राजीव गांधी के सपने को तालकटोरा स्टेडियम में शीला सरकार साकार करने जा रही है। शीला दीक्षित ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, चाहे संसद में ये बिल पास हो या न हो। इस बिल से दिल्ली की 84% जनता को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 5 किलो एक आदमी को हर एक महीने अनाज मिलेगा और अधिक से अधिक एक परिवार को 35 किलो तक अनाज मिलेगा। 3 रुपए किलो गेहूँ और 2 रुपए किलो चावल मिलेगा। ये अनाज पीडीएस स्कीम के तहत जनता के बीच बांटी जाएगी। गरीबों की थाली में भोजन की गारंटी वाले बिल को साकार करने में कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार भी जुट गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खाद्य सुरक्षा योजना का आगाज करेंगे। यूपी के गेम चेंजर प्लान फूड सिक्योरिटी बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा योजना का शुभारंभ पानीपत से करेंगे। फूड सिक्योरिटी बिल को यूपी सरकार के गेम चेंजर प्लान के तौर पर देखा जा रहा है और राज्यों की सरकारों को कहा गया था कि इस बिल का प्रचार जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ही बेहतर है, ताकि गरीबों को भोजन का अधिकार मिल सके। प्याज के बढ़ते दामों पर निकल रहे आंसू को कम करने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ लग गई है। शीला दीक्षित के स्टॉल के बाद बीजेपी भी प्याज बेच रही है। सियासत के स्वाद के लिए विजय गोयल खुद प्याज तौल रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ आप पार्टी के नेताओं ने भी रविवार के दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्याज की बिक्री की, लेकिन सोमवार की सुबह होते होते उनकी दुकानें गायब हो गयी। हमने तो लगा दी है, 1000 के करीब आउटलेट्स हैं, टेम्पोज, वैन्स वगैरह भी हैं। जिस तरीके से चुनावों को पास देखकर आनन फानन के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल का वोट इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस सरकार एक्सपोज हो गई है। बिहार के सहरसा मानसी रेलखंड के धमारा रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार सुबह एक रेलगाड़ी से कटकर कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 30 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रेलगाड़ी में आग लगा दी। बिहार में हुए ट्रेन हादसे की गूंज संसद में भी गूंजी। खगड़िया रेल हादसे पर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने मरने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 1-1 लाख रूपये देने की घोषणा की है। वहीं बिहार सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये देने का ऐलान किया है। बिहार के खगड़िया में हुए ट्रेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। लालू यादव, रामविलास पासवान समेत बीजेपी ने नीतीश प्रशासन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष के हमले पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश सरकार का बचाव किया है। नीतीश कुमार की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार सरकार को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सभी लोग जो विक्टिम है उनके आश्रितों के साथ हैं और रेल महकमा से हम लोग मांग करते हैं कि सब लोग को आश्रितों को 10-10 लाख का मुआवजा नौकरी सबको दे। अब्दुल करीम टुंडा को आज दिल्ली में लोकल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां पुलिस पूछताछ के लिए टुंडा की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। इससे पहले टुंडा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तान में आईएसआई के पूर्व प्रमुख हामिद गुल ने संरक्षण दिया था।
गुल को 4 दूसरे ISI अधिकारियों के साथ अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में डाल चुका है। टुंडा ने पूछताछ में खुलासा किया कि हामिद गुल लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, अलकायदा और तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है। उसे ISI से भी पूरा समर्थन मिलता है। इस बात के सार्वजनिक होने पर पाकिस्तान में बैठे गुल का कहना है कि वो टुंडा को नहीं जानता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले साधु यादव ने शुक्रवार को गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और नरेंद्र मोदी का गुणगान किया था, जिसके बाद से ही तय माना जा रहा था कि साधु को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी ने दिखाया वही पार्टी ने आकर के गला मिल के ले गया। अब नरेंद्र भाई मोदी की प्रशंसा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश को, पार्टी को। रेल मंत्री ने उस संदिग्ध का स्केच जारी किया है जिसने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में एक विदेशी महिला पर ब्लेड से हमला किया था। दरअसल महिला अमीर की नागरिक है। मामला रविवार शाम करीब 4:30 बजे का है, जब पीड़ित विदेशी महिला चर्चगेट रेलवे स्टेशन से गोरेगांव की तरफ जा रही थी। तभी महिलाओं के रिजर्व फर्स्ट क्लास डिब्बे में करीब 30 साल का युवक मरीन लाइन्स में चढ़ा और उसने विदेशी महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स छीनने में कामयाब नहीं होने पर युवक ने महिला पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला के घायल होने के बाद युवक महिला का आईफोन लेकर फरार हो गया था। उड़ीसा में आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र 7 दिनों का होगा। सत्र में काफी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष चिट फंड घोटाले के साथ साथ कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को घेरने की कोशिश करेगा। सत्र में महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर भी कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधेगी। वहीं बीजेडी केंद्रीय सरकार की उपेक्षा और विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा सदन में उठाएगी। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी सत्र में बीजेडी को घेरने की तैयारी में जुट गई है और सरकार की नाकामियों को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। INS सिंधु रक्षक में अचानक हुए धमाके और अग्निकांड में 18 जवानों को खोने के बाद नौसेना ने अपने पूरे पनडुब्बी बेड़े की जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने सिंधु रक्षक हादसे के बाद संसद में दिए बयान में कहा कि नौसेना अपनी सभी पनडुब्बियों में शस्त्र संबंधी सुरक्षा इंतजामों और कामकाज के लिए तय नियमावली की समीक्षा करेगी। रक्षा मंत्री के मुताबिक पनडुब्बी में धमाके इतनी तेज से हुए थे कि किसी को संभलने या बचने का मौका भी नहीं मिल सका। इसकी वजह से नजदीक खड़े पनडुब्बी INS सिंधु घोष के भी बाहरी हिस्से में आग लग गई। हालांकि उसे और नजदीक खड़े दूसरे पोतों को जल्द ही हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। एंटनी ने कहा कि पनडुब्बी को सतह पर लाने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक वजहों का पता चल पाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। सोमवार को कारोबार के खत्म होने पर 63 रुपए प्रति डॉलर से भी नीचे गिरकर 63 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। पिछले बंद भाव की तुलना में इसमें 148 पैसे की गिरावट रही, जो कि पिछले एक दशक में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इसके साथ ही रुपए पूंजी निकासी पर नियंत्रण के कुछ और उपाय किए जाने की आशंका बढ़ गई है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर की भारी मांग के चलते रुपए अब तक के नए निम्न स्तर 63 रुपए 30 पैसे प्रति डॉलर तक नीचे गिर गया। हालांकि बाद में मामूली सुधार के साथ कारोबार के खत्म होने पर यह 63 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। इससे पहले बंद का भाव 61 रुपए 65 पैसे प्रति डॉलर रहा था। खेल मंत्रालय एथलीट्स कृष्णा पुनिया को खेल रत्न पुरस्कार की सूची में शामिल करने पर आज फैसला कर सकता है। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को खेल सचिव PK देव और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक JG थॉमसन के साथ बैठक की। इन दोनों के बीच अंतिम फैसले के लिए आज फिर बैठक होगी। सोमवार को हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाने की वजह से ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि क्या खेल मंत्रालय अपने अधिकारों का उपयोग करके डबल ट्रैप के निशानेबाज रंजन सोढ़ी के साथ पुनिया का नाम भी शामिल करेगा या नहीं। सोढ़ी के नाम की सिफारिश चयन पैनल ने 13 अगस्त को की थी। खेल मंत्री राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी टॉम जोसेफ को लेकर भी अंतिम फैसला करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी किताब और दुनिया की सबसे बड़ी पाई पाने के बाद अब जयपुर के खाते में एक और कीर्तिमान जुड़ने जा रहा है। ट्रॉफी मेकिंग में दुनिया भर में पहचान बनाने वाले जयपुर के ट्रॉफी निर्माता अमित पाबुवाल ने एक बार फिर दुनिया में अपना डंका बजाने का कारनामा कर दिखाया है। दरअसल पाबुवाल ने एक गोल्फ चैंपियनशिप के लिए एक ऐसी ट्रॉफी डिजाइन की है जो पूरी तरह से सोने से निर्मित है। बता दें कि अमित पाबुवाल ने कई खेल प्रतियोगिताओं के लिए ऐसी ही विशेष डिजाइन की ट्रॉफी बनाई है, जिसके लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों पर जोर दिया है। नवाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कहा कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध पर अपने संसाधन और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ाई लड़नी चाहिए। नियंत्रण रेखा पर आए दिन दोनों तरफ से होने वाली संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोपों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व को बखूबी पता होना चाहिए कि अतीत में हुए युद्धों ने हमें बरसों पीछे धकेल दिया है। दुनिया भर के इतिहास ने इस हकीकत को साबित कर दिया है कि राष्ट्रों की प्रगति पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों पर ही निर्भर करती है।
मिस्र के पूर्व तानाशाह हुस्नी मुबारक इस हफ्ते जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि देश की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में उनकी रिहाई का आदेश दिया है। हालांकि उनके बेटे को कोई राहत नहीं मिली है। मुबारक और उनके दोनों बेटे अला और कमाल पर 1.1 अरब मिस्री पौंड की सरकारी रकम का गबन करने का आरोप है। ये राशि मुबारक के आवास की मरम्मत के लिए खर्च की गई थी। न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक मुबारक को लंबे समय तक जेल में रखने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला आने तक उन्हें अधिकतम 2 साल तक जेल में रखने की मियाद खत्म हो रही है। मुबारक पर साल 2010 में अपनी सत्ता के खिलाफ हुए विद्रोह को दबाने के दौरान 800 प्रदर्शनकारियों की हत्या का भी आरोप है। रक्षाबंधन के मौके पर आज यातायात बढ़ जाने की उम्मीद करते हुए दिल्ली पुलिस ने परामर्श जारी किया है। साथ ही लोगों से सड़क पर भीड़ से बचने के लिए मेट्रो सेवाएं और अन्य सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली में महिलाओं के लिए आज रक्षाबंधन के दिन सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा रहेगी। महिलाएं दिल्ली परिवहन निगम की लो फ्लोर बसों के साथ ही ऑरेंज क्लस्टर बसों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा उठा पाएंगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि अपने भाइयों के स्थानों पर जाकर राखी बांधने वाली बहनों को सुरक्षित, आरामदेह और सुविधाजनक सवारी उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला लिया गया है। हमेशा अपने अलग अंदाज के चलते फेमस और ड्रामा क्वीन इस बार रक्षाबंधन के मौके पर कई भाई बनाए हैं। राखी सावंत ने रक्षाबंधन के मौके पर अनाथ बच्चों को राखी बांधी। साथ ही अपने भाइयों के लिए राखी ने खुद ही केक भी बनाया। रक्षाबंधन के मौके पर राखी ने लड़कों को राखी बांधने के साथ साथ लड़कियों को भी राखी बांधी। राखी ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सरकार से भी अपने भाइयों की सहायता के लिए अपील की।